मेरा नाम सारा है। मैं गांव की रहने वाली हूँ। गांव में रहने के बावजूद भी मेरे पापा ने मुझे शहर पढ़ने के लिए भेजा और मेरी पढ़ाई पूरी करवाई। हमारा गांव कोई ऐसा गांव नहीं था जिसमें रस्म रिवाज के खिलाफ नहीं जा सकते थे। वैसे भी आज के ज़माने के लोग मॉडर्न हो गए हैं और उन्होंने अपनी पुरानी सोच को बदल लिया है। मेरे गांव के लोग भी अच्छे खासे समझदार हो गए थे। हालांकि कई सालों पहले हमारे गांव में भी बहुत मनगढ़ंत बातों पर विश्वास किया जाता था, मगर अब ऐसा कुछ भी नहीं है। गांव में भी जिंदगी गुजारना बहुत आसान हो गया है। हम 3 भाई बहन थे, 2 बहनें और हमारा एक भाई। सबसे बड़ी मैं थी, उसके बाद मेरी छोटी बहन और फिर उससे छोटा मेरा भाई था। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। मैंने बीकॉम कंप्लीट कर लिया था। वैसे तो मैं अभी आगे और पढ़ना चाहती थी, मगर मेरे पापा ने कहा था कि बेटी, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, अब हम तुम्हारी जल्द से जल्द शादी कर देंगे। क्योंकि गांव के लोग और हमारे कुछ रिश्तेदार मेरे मम्मी पापा को यही कहते थे कि अपनी बेटी को इतना पढ़ाने का क्या फ़ायदा है, इसकी जितनी जल्दी शादी कर दोगे उतना ही अच्छा रहेगा। वैसे तो मैं नॉर्मल सी शक्ल की लड़की थी, मेरे रिश्ते आ रहे थे, मगर मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी, इसलिए मेरे पापा ने रिश्ते नहीं लिए थे। लेकिन जैसे ही मेरी पढ़ाई पूरी हुई तो पापा कहने लगे कि अगर अब कोई अच्छा रिश्ता आएगा तो मैं फ़ौरन ही रिश्ते के लिए हाँ कर दूंगा। और अब फाइनली मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता भी आ गया था जो मेरे मम्मी पापा को बहुत पसंद आया था। वैसे मैं पढ़ी लिखी थी, इसलिए मेरी शुरू से ही ख्वाहिश थी कि मेरी शादी भी गाँव के किसी अनपढ़ गंवार से न हो, बल्कि मेरी शादी शहर के किसी अच्छे पढ़े लिखे लड़के से हो जाए। लेकिन गांव में भी बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो शहर जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करके आए हैं और अच्छी पोस्ट पर नौकरी भी कर रहे हैं। पापा का कहना था कि हम तुम्हें खुद से दूर नहीं करना चाहते, हम कोशिश करेंगे कि तुम्हारा रिश्ता यहीं गांव में ही लग जाए तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी शादी शहर में हो। पड़ोस वाले गाँव से ही मेरा एक रिश्ता आ गया था। मेरे मम्मी पापा ने खुशी खुशी इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि लड़के के अंदर कोई कमी नहीं थी। लड़का पढ़ा लिखा था और उसका परिवार भी बहुत अच्छा था। इस तरह मेरी शादी 4 महीने के अंदर अंदर अपने गांव के ही पड़ोस वाले गांव में हो गई थी। मैं इस गांव के बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी, क्योंकि यहाँ पर हमारा कभी आना जाना नहीं हुआ था। ना ही इस गांव में हमारा कोई रिश्तेदार था और ना ही कोई जान पहचान वाला। लेकिन मेरी शादी यहाँ हो गई थी तो मेरे मम्मी पापा बहुत खुश थे। उनका कहना था कि हमारी बेटी हमसे ज़्यादा दूर नहीं गई है, हमें उसके ससुराल जाना होगा तो आसानी से चले जाया करेंगे और हमारी बेटी भी आराम से आ जाया करेगी। शादी के बाद मैं अपनी ससुराल गई तो मेरे ससुराल में मेरे पति के अलावा उसके माता पिता और एक छोटा भाई था, जबकि मेरी एक शादीशुदा नंद भी थी जो कभी कभी हमारे घर पर आती थी। मैं अपनी ससुराल की बड़ी बहू बनी थी, जबकि अपने घर में भी मैं बड़ी बेटी थी। पति तो मुझे प्यार करने वाला मिला था, लेकिन उनका काम इतना होता था कि वो ज्यादातर अपने काम में ही बिजी रहते थे। ससुराल की शुरुआत के दिन मेरे बहुत अच्छे गुजरे थे जब मैं नई नई थी, लेकिन जब मेरी शादी को 1 महीना हुआ तो मेरी सास ने घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही डाल दी थी, ये कहकर कि तुम इस घर की बड़ी बहू हो, इसलिए अब घर के सारे कामकाज और घर की सारी जिम्मेदारियां तुम्हें ही संभालनी होंगी। मेरे पति ने मुझे मुंह दिखाए पर मोबाइल गिफ्ट किया था, इसलिए मैं आराम से अपने मायके वालों के कांटेक्ट में थी, उनसे खूब बातचीत करती रहती थी। मैंने अपनी मम्मी को जब ये बात बताई कि मेरी सास ने घर के सारे कामकाज और जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी है, मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता, तो मेरी मम्मी ने मुझे यही समझाया कि तुम बहुत भाग्यशाली हो जिसकी सास ने तुम्हें शुरुआत के दिनों में ही घर की सारी जिम्मेदारी संभालने के लिए दे दी है, ये सोचकर कि तुम घर की बड़ी बहू हो। घर की बड़ी बहू बनना कोई आसान बात नहीं होती। तुम नहीं जानती कि घर की बड़ी बहू की कितनी अहमियत होती है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारी सास ने खुद ही तुम्हें सारी गृहस्थी दे दी है, वरना कुछ परिवारों की बहुओं को तो ये नसीब भी नहीं होता। अपनी मम्मी की बात सुनकर मेरा गुस्सा कुछ शांत हुआ था। मुझे लगा कि घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर सौंपने का मतलब ये है कि मेरी सास ने घर का सारा कामकाज मेरे हवाले कर दिया। लेकिन मेरी सास बहुत अच्छी थी, घर के कामकाज में मेरा हाथ बटाया करती थी। मैं बहुत आज़ाद बिहेवियर की थी और ससुराल में मुझे अपने मायके से ज़्यादा काम करने पड़ रहे थे, इसलिए अभी मैं अपनी ससुराल के कामों को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। मैं नौकरानी रखना चाहती थी, मगर मेरे पति ने मुझे साफ इनकार कर दिया और कहने लगे कि हमारे पूरे खानदान में
कभी भी किसी ने नौकरानी नहीं रखी है, क्योंकि हमारे गांव में और हमारे खानदान में नौकरानी रखने का रिवाज नहीं है। भले ही मैं थोड़ा सा काम करती थी, क्योंकि आधा काम तो मेरी सास ही किया करती थी, लेकिन फिर भी मुझे घर के काम बहुत ज़्यादा लगते थे। मैं बहुत थक जाती थी। जब रात को अपने कमरे में आती और अपने पति को बताती कि मैं घर के कामकाज में बहुत थक जाती हूँ, मुझसे घर के काम नहीं होते, तो मेरा पति कहता था कि इस घर में काम तुम्हें ही करने होंगे, क्योंकि तुम इस घर की बहू हो। तुमसे ज़्यादा काम तो मम्मी कर लेती हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें घर के कामों से हमेशा शिकायतें ही रहती हैं। मैं अपने पति से शिकायत नहीं करती तो क्या करती। आखिरकार मेरे ससुराल का घर बहुत बड़ा था। मेरी सास खाना बना लिया करती थी और मैं साफ सफाई कर लेती थी। साफ सफाई करने में ही मुझे बहुत थकान हो जाती थी और मैं थककर चूर हो जाती थी। रात को जब मेरे पति घर आते थे तो मैं उनसे भी ज्यादा ढंग से बात नहीं करती थी। उन्हें मेरी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आता था। यही वजह थी कि मेरी शादीशुदा जिंदगी मुश्किलों का शिकार हो गई थी। मुझे गुड न्यूज़ भी जल्दी ही मिल गई थी। मैं अभी तक अपने ससुराल में एडजस्ट नहीं हो पाई थी और इन सारी चीज़ों ने मिलकर मेरी सेहत पर बहुत बुरा असर डाला था। मुझे बहुत गुस्सा आता था। मैं चाहती थी कि इस घर में मेरे साथ कामकाज करने वाला एक और इंसान भी हो, क्योंकि मेरी सास ने भी शादी के कुछ दिनों तक ही खाना बनाया था। उसके बाद उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी और वो ज़्यादातर टाइम अपने कमरे में ही स्पेंड करती थी। मैं इतनी चिड़चिड़ी हो गई थी कि मैं अपनी ससुराल वालों से नाराज़ रहने लगी थी। मैं कभी भी अपनी सास को कुछ भी कह दिया करती थी और अपने पति को भी। मेरी सास अब मुझसे नाराज़ रहने लगी थी और मेरे पति कहते थे कि तुम घर की बड़ी बहू हो तो तुम्हें इन सारी जिम्मेदारियों को समझना ही होगा। मुझे पता ही नहीं चला था कि मैंने अपने नेचर को कितना बुरा कर लिया है। जब मेरा गुस्सा ठंडा होता था तब मुझे अफसोस होता था कि मैंने घर वालों के साथ कितना बुरा बिहेव किया। फिर मैं एक एक करके सबसे माफ़ी मांगती थी। मेरा देवर भी रात को घर पर आता था। एक तो मैं सारे दिन की थकी हुई होती थी और रात को वो देर से घर आता और मुझसे खाना मांगता, तो मुझे उस पर और ज़्यादा गुस्सा आ जाता था। मैं समझती थी कि वो मेरी सास का बेटा है, इसलिए अपने बेटे का ख्याल उनको ही रखना चाहिए, मगर वो तो अपनी बीमारी की वजह से कमरे से बाहर निकलकर ही नहीं आती थी और मेरे ससुर भी रात को खर्राटे मारकर सोते थे। उन्हें भी बस इस बात की परवाह नहीं होती थी कि अगर उनका बेटा देर से घर आ रहा है तो वो दरवाज़ा खोल दें, और मेरे पति भी सो जाते थे और अब दरवाजे की आवाज़ आती थी तो मेरा पति मुझे जगाकर कहता था कि दरवाजे पर कोई आया है, जाओ जाकर दरवाज़ा खोल दो। इन सब लोगों ने मुझे घर की नौकरानी बनाकर रख दिया था। मैं तो बहुत ज़्यादा चिढ़ गई थी। मुझे लगता था कि घर की बड़ी बहू बनना कोई आसान बात नहीं है। बड़ी बहू करते करते इन लोगों ने मुझे घर की बड़ी नौकरानी बनाकर रख दिया था। मैंने ठान लिया था कि अब जल्दी ही देवर की शादी करवा कर रहूंगी। जब उसकी पत्नी घर आएगी तो घर का काम काज भी बढ़ जाएगा। आधा काम वो किया करेगी और आधा काम मैं किया करूंगी, तो मुझे थकान भी नहीं होगी और फिर वो भी तो इस घर की बहू ही होगी। मेरे कंधों से थोड़ा बोझ कम हो जाएगा। सारा दिन की थकान और चिड़चिड़ेपन की जितनी भी गर्मी मेरे अंदर होती थी वो सारी की सारी अपने पति के आगे निकल जाती थी। इन सारी वजह से मैं अपने पति की नज़रों में गिर गई थी। और तो और मैं अपने मायके में भी शिकायत करके आती तो मुझे अपनी मम्मी से भी यही सुनना पड़ता था कि हमने भी यही सब कुछ बर्दाश्त किया है, तुम भी बर्दाश्त करके ससुराल में रहना सीखो। गृहस्थी ऐसे ही चलती है, कुछ तुम बर्दाश्त करो, कुछ तुम्हारे घर वाले बर्दाश्त करेंगे। अब ऐसा ही नहीं कि तुम हर बार यहाँ आओ तो हमसे उनकी शिकायत ही करो। तुम्हारा पति बहुत अच्छा इंसान है। पति अच्छा होता है तो सब कुछ अच्छा होता है। बाकी सबके साथ तो एडजस्ट करना ही पड़ता है। कोई भी हमें हमारे नेचर के मुताबिक नहीं मिलता। अगर कहीं 10 अच्छाइयाँ होती हैं तो एक बुराई भी होती है, और उनकी सच्चाइयों के आगे तुम्हें एक बुराई को भी इग्नोर करना होगा। तुम्हें अपने नेचर को सबके साथ लेकर चलना होगा। आखिरकार थक हार कर मैंने अपने ससुराल में जैसे तैसे एडजस्ट करने का सोच लिया था और फिर जैसे तैसे मैं कामयाब भी हो गई थी। मेरे देवर के लिए मैंने अपनी सास से उसकी शादी करने की बात कही थी तो मेरी सास ने कहा था कि अभी उनका बेटा छोटा है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मुझे अपनी सास को अपने देवर की शादी के लिए मनाना ही होगा। घर में देवरानी आ जाएगी तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। मैंने अपनी सास से कहा था कि वो अभी ज़्यादा भी छोटा नहीं है और वैसे भी आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती। मैं चाहती हूँ कि आप अपने सामने ही अपने छोटे बेटे की भी शादी कर दें। मेरी सास कहने लगी कि चलो ठीक है, अगर तुम कहती हो तो उसके लिए लड़कियां भी तुम खुद ही तलाश करना शुरू करो।
मैंने अपने देवर के लिए लड़की तलाश करने की जिम्मेदारी खुद संभाल ली थी, मगर मैं इस जिम्मेदारी में भी थककर चूर हो गई थी, क्योंकि जो लड़की मुझे पसंद आती वो मेरे देवर को पसंद नहीं आती थी, और जो लड़की मेरे देवर को पसंद आती उसको मेरी सास रिजेक्ट कर दिया करती थी। ऐसा करते करते काफी समय गुजर गया था और मैं एक बच्चे की माँ बन गई थी। बच्चा पैदा होने के बाद मैं आराम करती रही, क्योंकि मेरी छोटी बहन मेरे घर आकर रहने लगी थी और उसने घर के सारे काम को अच्छी तरह से संभाल लिया था। लेकिन जब मेरा बेटा 2 महीने का हुआ तो मेरी बहन घर को वापस चली गई थी, क्योंकि उधर मेरे मम्मी पापा को भी बहुत परेशानी हो रही थी। मेरा बेटा भी छोटा ही था, मेरी सास उसे संभाल लिया करती थी, लेकिन कोई आपके बच्चे को कोई कितना ही संभाल ले, वापस आपका बच्चा रोता हुआ आता आपके ही पास है। यही वजह थी कि मैं तंग आकर रह गई थी। मेरा बेटा बहुत ज्यादा रोता था। जब वो मेरी सास से भी शांत नहीं होता तो फिर थक हार कर मुझे ही मेरे बेटे को वापस कर देती थी। मुझे अपने बेटे को संभालना भी होता और घर का काम भी करना होता था। मैं चाहती थी कि जल्द से जल्द मेरे देवर का रिश्ता लग जाए और उसकी शादी हो जाए। मुझे थोड़ा बहुत सुकून मिल जाएगा। मुझे जिस दिन काम ज्यादा होता मैं अपनी नंद को हमारे घर पर बुला लिया करती थी, ताकि वो मेरे बेटे को संभाल ले। 1-2 बार तो मेरी नंद हमारे घर पर आ गई थी, मगर फिर उसने भी हमारे घर आना छोड़ दिया था। मैं जब भी उसे बुलाती थी वो नहीं आती थी, और जब उसका मन करता था तो वो खुद ही आ जाती थी। मुझे लगता था कि वो भी मुझसे तंग आ गई है। मेरी सास अब पहले से ज्यादा बीमार रहने लगी थी। मेरे ससुर उनको खुद ही डॉक्टर के पास लेकर जाया करते थे। मेरी सास अब बूढ़ी हो रही थी, जबकि मेरे ससुर ने अपने आप को बहुत फिट बनाकर रखा हुआ था। कहने को तो मेरे ससुर की भी उम्र बहुत ज्यादा थी। मैंने सुना था कि मेरे ससुर अपनी जवानी में अपना बहुत ख्याल रखा करते थे। अपने खाने पीने का ख्याल, अपनी सेहत का ख्याल और अपने पहनने ओढ़ने का भी अच्छी तरह से ख्याल रखा करते थे। तभी तो आज इतनी उम्र हो जाने के बाद भी उनके अंदर फुर्ती थी और वो यंग लगते थे। जबकि मेरी सास भी मेरी ही तरह अपने समय में जिम्मेदारियों में घिरकर ऐसी हो गई थी। वैसे तो मेरी सास खूबसूरत थी, शायद शादी के बाद उनके ऊपर भी इसी तरह से जिम्मेदारियां पड़ी थी जैसे मुझ पर अब आ चुकी थी। यही वजह थी कि मेरी सास बूढ़ी नजर आने लगी थी और बीमार भी रहने लगी थी। धीरे धीरे मेरी शादी को 2 साल गुजर चुके थे। जैसे तैसे मैंने अपनी ससुराल में एडजस्ट करके रहना सीख लिया था और अब मुझे सारा दिन काम करने की आदत हो गई थी। मैं अभी भी अपने देवर के रिश्ते तलाश करने में लगी हुई थी, मगर उसके हिसाब का कोई भी रिश्ता मुझे नहीं मिला था। मेरे देवर का कहना था कि उसे खूबसूरत और कम उम्र की लड़की चाहिए और वो पढ़ी लिखी भी होनी चाहिए और अच्छी फैमिली से बिलोंग भी करती हो। अब एक ही लड़की के अंदर मेरे देवर को ढेर सारी क्वालिटीज चाहिए थी, और उनमें से एक भी क्वालिटी अगर लड़की के अंदर नहीं होती तो मेरा देवर रिश्ते से साफ इनकार कर दिया करता था। क्योंकि मेरा देवर भी देखने में अच्छा भला था, पढ़ा लिखा था और खाते पीते घर से बिलोंग करता था, इसलिए उसे अपने जैसी ही लड़की चाहिए थी। मैं उसे बहुत सारी लड़कियां दिखा दिखाकर थक चुकी थी। मैंने उससे कह भी दिया था कि अगर कोई लड़की तुम्हें पसंद है तो तुम उसके बारे में ही बता दो, लेकिन उसे कोई लड़की पसंद भी नहीं थी। ये जिम्मेदारी लेकर तो मैं बुरी तरह से फंस चुकी थी। अब अपनी सास से भी किस मुंह से कहती कि अपने बेटे की शादी करवा दो, क्योंकि उन्होंने तो मुझे ये जिम्मेदारी सौंप दी थी। वो बेचारी तो बीमार थी, अपने बेटे के लिए लड़कियां कैसे तलाश कर सकती थी। ये काम तो मेरे हवाले था और मुझे ही जैसे तैसे करना था, लेकिन मुझे ये काम करना बड़ा भारी लग रहा था। मेरी सास की तबीयत अब दिन ब दिन खराब रहने लगी थी। एक बार तो वो 4 दिन हॉस्पिटल में भी रहकर आई थी। मेरे ससुर उनका बहुत ख्याल रखते थे। अपनी सास की तरफ से तो मैं बेफिक्र थी। मुझे उनकी सेवा नहीं करनी पड़ती थी, क्योंकि मेरे ससुर मुझे इतना मौका ही नहीं देते थे कि मैं अपनी सास की सेवा करूं। वो खुद ही उनके सारे काम किया करते थे। मेरा पति भी अपनी माँ की तबीयत की तरफ से बहुत परेशान रहने लगा था। आखिर वो उनकी माँ थी। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे और कुछ दिनों से मैं देख रही थी कि मेरी सास की तबीयत ठीक नहीं थी। मेरे पति और मेरे ससुर उन्हें अस्पताल जाने के लिए कह रहे थे, मगर वो अस्पताल जाने के लिए तैयार ही नहीं थी। उनका कहना था कि डॉक्टर को घर पर ही बुला लो, मैं अस्पताल नहीं जाऊंगी, मुझे अस्पताल नहीं जाना, मैं तुम लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। मैंने अपनी सास को बहुत समझाया था कि मम्मी जी ऐसा ना करें, आपकी तबीयत अस्पताल जाकर ही ठीक होगी। मेरी सास को मेरा बेटा बहुत प्यारा था। उन्होंने मेरे बेटे को अपने पास ही बुलाया हुआ था। वो उसे कहीं जाने नहीं दे रही थी। न जाने उन्हें क्या हो गया था। हम सब लोग उनकी तबीयत देखकर बहुत डर रहे थे और वो थी कि अस्पताल जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर हमने डॉक्टर को घर पर ही बुला लिया। डॉक्टर ने कहा था कि इन्हें इलाज की ज़रूरत है
और इसके लिए आपको उन्हें अस्पताल में एडमिट करवाना होगा। लेकिन सास तो अस्पताल जाने के लिए साफ मना कर रही थी। मेरी सास उस दिन बड़ी बहकी बहकी बातें कर रही थी। उन्हें अपने बेटी दामाद और उसके बच्चे भी बहुत याद आ रहे थे। मेरे पति ने फोन करके मेरी नंद को भी घर बुला लिया था। मेरी सास चाहती थी कि उनका पूरा परिवार उनके पास बैठा रहे। न जाने वो ऐसा क्यों कर रही थी। हम लोगों की भी समझ नहीं आ रहा था। अस्पताल जाने के लिए तो उन्होंने साफ इनकार किया हुआ था। हम लोग उन्हें समझा समझाकर थक गए थे। फिर रात का टाइम हुआ तो मेरी सास ने कहा कि मैं अपने कमरे में सोना चाहती हूँ और तुम सब लोग भी अपने अपने कमरे में चले जाओ। मेरे ससुर जी ने कहा कि हाँ, तुम लोग चले जाओ, काफी रात हो गई है, सुबह समझा बुझाकर इन्हें अस्पताल लेकर जाना ही होगा। इस तरह हम लोग अपने अपने कमरे में आ गए थे और मेरी नंद भी अपनी ससुराल नहीं गई थी। वो दूसरे कमरे में जाकर अपने बच्चों के साथ सो गई थी। मुझे तो थोड़ी बहुत नींद आ भी गई थी, लेकिन मेरे पति को अपनी माँ की बहुत फिक्र सताई हुई थी। सुबह के 6 बजे अचानक मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरे पति ने जैसे ही दरवाजा खोला तो ससुर जी दरवाजे पर खड़े हुए थे। उन्होंने मेरे पति से कहा कि जल्दी चलो, तुम्हारी मम्मी की तबीयत बिगड़ रही है। मेरे पति भागते हुए अपनी माँ के कमरे में गए। मेरे पति, ससुर और मेरा देवर मेरी सास को अस्पताल लेकर गए। इधर घर में मैं और मेरी नंद उनके लिए बहुत परेशान हो रहे थे और बार बार भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि उनकी तबीयत ठीक हो जाए। मगर आज उनकी तबीयत ठीक होने वाली नहीं थी, क्योंकि सुबह 10 बजे के समय अस्पताल से फोन आया कि मेरी सास इस दुनिया से जा चुकी हैं और वो लोग उनकी डेड बॉडी लेकर घर आ रहे हैं। घर में एक भूचाल सा मच गया था। मेरी नंद ने तो रोना शुरू कर दिया था। वो पागलों की तरह रो रही थी। आखिरकार उसकी माँ इस दुनिया से जा चुकी थी और माँ का इस दुनिया से चले जाना बहुत ही गमगीन होता है। फिर हम लोगों को याद आया कि मेरी सास अपने पूरे परिवार को अपने पास एक साथ इसलिए देखना चाहती थी। शायद उन्हें यह एहसास हो गया था कि वो अब ज्यादा समय जिंदा नहीं रह सकेंगी। मेरी सास के मर जाने से हमारे घर की बुनियाद गिर गई थी, कमजोर हो गई थी। हम सब लोग अनाथ हो गए थे। घर का हर मेंबर गम में था, क्योंकि उनके अचानक छोड़ जाने का हर किसी को यकीन ही नहीं हो पा रहा था। मेरे ससुर तो बिल्कुल खामोश थे। उन्हें गहरा सदमा पहुंचा था। वो जान गए थे कि कल रात मेरी सास जो बहकी बहकी बातें कर रही थी, उन्हें अपनी मौत के बारे में पता चल गया था। मेरे ससुर ने अपनी पत्नी के साथ सारी रात जागकर गुजारी थी और उनको समझाते रहे थे कि अस्पताल चलो, एडमिट हो जाओ। मगर मेरी सास को अस्पताल नहीं जाना था। मुझसे तो अपने ससुर की हालत देखी नहीं जाती थी, क्योंकि वो मेरी सास से बहुत प्यार करते थे। इस उम्र में उनकी जिंदगी की साथी से साथ छूट गया था। वो बिल्कुल अकेले हो गए थे, ना किसी से बात करते थे और खाना भी बहुत कम खाते थे। मेरे पति और देवर को अब अपने पिता की हालत देख देख कर अफसोस होने लगा था, मगर वो लोग उन्हें समझाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। सारा दिन मेरे ससुर भूखे रहते थे। हालांकि उन्हें तो खाना खाने का बड़ा ही शौक था। घर में ज्यादातर उनकी ही पसंद का खाना बनता था। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे, मगर मेरे ससुर का गम कम नहीं हुआ था। मेरी नंद भी अपने घर को वापस जा चुकी थी और हमारी जिंदगी डेली रूटीन पर आ गई थी। अब मुझ पर पहले से भी ज्यादा जिम्मेदारियां बढ़ गई थी, क्योंकि मेरी सास भले ही पहले बीमार रहती थी, लेकिन अगर मुझे कुछ समझ नहीं आता था तो मैं अपनी सास से ही एडवाइस लेती थी, जैसे कि घर में खाना क्या बनना है। और अगर खाना बनाने में मुझे कुछ समझ नहीं आता था तो अपनी सास से पूछ लेती थी कि ये डिश किस तरह से बनती है। कोई मेहमान आता था तो मेरी सास उससे बातें करती रहती थी और मैं नाश्ता तैयार कर लिया करती थी। अब तो सारे काम मुझे खुद ही करने पड़ते थे। मेरी सास के मरने के बाद हमारे घर पर बहुत सारे मेहमान रुके हुए थे। घर की साफ सफाई, खाना पकाना, अपने बेटे को देखना, अपने पति को देखना, अपने ससुर की सेवा करना, अपने देवर के सारे कामकाज, ये सब अब मुझे ही देखने पड़ते थे। मैं घन चक्कर बनकर रह गई थी। अब मैंने सोच लिया था कि अपने देवर से बात करके ही रहूंगी कि जल्दी से कोई भी लड़की पसंद करके शादी कर लो, क्योंकि मुझे बहुत परेशानी हो रही है। मुझसे अकेले इस घर की जिम्मेदारी नहीं संभाली जाती। मैंने अपने देवर से इस बारे में बात की थी। उसने कहा था, भाभी, मैं शादी करने से इनकार नहीं कर रहा हूँ, बस लड़की मुझे अपनी पसंद की चाहिए। मैंने कहा, तुम्हारी पसंद आखिर कौन सी है? मैं न जाने कितनी लड़कियां तुम्हारे लिए पसंद कर चुकी हूँ। मुझे तो लड़की पसंद आ जाती है, मगर तुम्हें पसंद नहीं आती। तुम्हारी बहन ने भी तुम्हारे लिए कितने सारे रिश्ते बताए हैं। तुम्हें अपनी बहन की पसंद की हुई लड़की भी पसंद नहीं आती। अब बताओ कि मैं क्या करूं? तो मेरा देवर कहने लगा कि भाभी, आप कोई ना कोई लड़की देख लो, मुझे समझ आएगी तो मैं आपको बता दूंगा।
मैं बड़ी परेशान थी अपने देवर की तरफ से। मुझे मेरे ससुर ने परेशान देखा तो मैंने उनको अपनी परेशानी बता दी थी। मेरे ससुर ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, मेरे एक दोस्त की बेटी है, वो बहुत सुंदर है। मैं अपने दोस्त से उसकी बेटी के लिए रिश्ते के बारे में बात करता हूँ और उससे पहले उसकी फोटो तुम्हें दे दूंगा, तुम मेरे बेटे को दिखा देना। अपने ससुर की बात मुझे ठीक लगी थी, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती थी। वो मेरा काम आसान कर रहे थे। बस दिक्कत मेरे देवर की थी, उसे लड़की पसंद आ जाए। मैं मन ही मन में प्रार्थना कर रही थी कि मेरे ससुर के दोस्त की बेटी मेरे देवर को पसंद आ जाए और लड़की वाले भी मेरे देवर को पसंद कर ले। मेरे ससुर ने जब मुझे लड़की की फोटो दिखाई तो वो दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर थी। मुझे तो देखते के साथ ही पसंद आ गई थी। अब मैंने जैसे ही अपने देवर को लड़की की फोटो दिखाई तो मेरी सोच के मुताबिक उसे लड़की पसंद नहीं आई थी। लेकिन मैं इस बार गुस्सा हो गई और मैंने कहा कि आखिर इस लड़की में क्या कमी है, और अब तुम्हें शादी करनी है तो खुद करो, मैं तुम्हारे लिए कोई भी लड़की तलाश नहीं करूंगी। मेरी बात सुनकर मेरा देवर खामोश हो गया था। मेरे पति ने उसे समझाया था कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, आखिर इस लड़की में क्या कमी है, अच्छी खासी तो है। अपने भाई की बात सुनकर मेरे देवर ने कहा था कि ठीक है भैया, मैं इस लड़की से शादी करने को तैयार हूँ, बस मेरे दिल में अभी मम्मी का गम है, मैं इसलिए शादी नहीं कर रहा। लेकिन आप सब लोग इतनी जिद कर रहे हो तो मैं तैयार हूँ। मैं तो अपने देवर की बात सुनकर बहुत खुश हुई थी। मैंने सोच लिया था कि अब जल्दी से उसकी शादी की तैयारी शुरू कर दूंगी। मेरे ससुर के दोस्त ने भी मेरे देवर को अपनी बेटी के लिए पसंद कर लिया था और फिर मेरे देवर की भी शादी हो गई थी। वो अपनी पत्नी के साथ खुश था। मैंने नोटिस किया था कि मेरी देवरानी बहुत सीधी और सिंपल है। वो सिर्फ अपने काम से काम रखती थी और बहुत मेहनती थी। उसके घर में आ जाने से मुझे बहुत सुकून मिला था, क्योंकि हम दोनों ने अब घर का काम आधा आधा बांट लिया था। मैं सोच रही थी कि जब से मेरी सास की मौत हुई है तब से मैं अपने मायके नहीं गई हूँ। क्यों ना मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाऊं, वैसे भी देवरानी है ना अब घर का काम देखने के लिए। मैंने अपने पति से परमिशन ली और मैं एक हफ्ते के लिए अपने मायके चली गई। लेकिन जब एक हफ्ते के बाद मैं अपने घर को वापस आई तो मैंने देखा कि मेरी देवरानी मेरे ससुर के कमरे में जब सफाई करने के लिए गई तो वहां से पूरे 2 घंटे के बाद वापस आई थी। अपने मायके जाने से पहले मैं ही अपने ससुर के कमरे की सफाई किया करती थी और मेरे मायके जाने के बाद ये ड्यूटी मेरी देवरानी की हो गई थी। अब मैं दोबारा से अपने ससुर के कमरे में सफाई जाने की कोशिश करती तो मेरी देवरानी मुझे रोक दिया करती थी और कहती कि मैं ही उनके कमरे की सफाई कर लूंगी, आपको कमरे में जाने की जरूरत नहीं है। मैं ये देखकर बड़ी हैरान होती थी कि मेरी देवरानी मेरे ससुर के कमरे की सफाई करने अगर जाती भी है तो 2 घंटे से पहले वापस क्यों नहीं आती, और जब कमरे से बाहर निकलकर आती थी तो उसका पूरा शरीर पसीने से गीला होता था। मैं बड़ी हैरान होती थी कि आखिर मेरे मायके जाने के बाद घर का ये क्या हाल हो गया। 1-2 दिन तो मैंने भी सोचा कि चलो अच्छी बात है, अगर मेरी देवरानी ससुर के कमरे की सफाई कर भी देती है तो इसमें तो मेरा ही आराम है। लेकिन अब तो मेरी देवरानी हर रोज ही ससुर के कमरे की सफाई करती है। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे। मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी कि मेरी देवरानी इतनी देर तक ससुर के कमरे के अंदर क्या करती है। और तो और अब मैं नोटिस करने लगी थी कि मेरी देवरानी जैसे ही मेरे ससुर के कमरे के अंदर जाती तो कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया करती थी। और हैरानी मुझे इस बात पर होती थी कि ससुर जी भी कमरे के अंदर ही होते थे। मेरे ससुर जी को चाहिए था कि वो मेरी देवरानी के कमरे में जाते ही अपने कमरे से बाहर निकल आया करे, मगर वो तो कमरे से बाहर आते ही नहीं थे। और मेरी देवरानी भी मेरे ससुर की मौजूदगी में ही सफाई किया करती थी। मेरे दिमाग में आ रहा था कि मैं ये बात अपने पति और अपने देवर से करूं, मगर फिर मुझे लगा कि कहीं घर में इस बात से लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। एक दिन मैंने सोचा कि मैं अपनी देवरानी से कहूंगी कि तुम ससुर जी के कमरे की सफाई करने मत जाना, मैं खुद ही पहले की तरह कर लिया करूंगी। लेकिन जब मैंने उससे बात की तो उसने साफ इनकार कर दिया और कहने लगी कि ससुर जी पर जितना हक आपका है उतना ही हक मेरा भी है। मैंने आपसे कहा ना कि ससुर जी के कमरे की सफाई की जिम्मेदारी मैं खुद ले लेती हूँ। मुझे अपनी देवरानी का ये एटीट्यूड बहुत ही बुरा लगा था। मैंने देखा था कि जिस दिन मेरी देवरानी मेरे ससुर के कमरे में सफाई लगाने नहीं जाती थी तो मेरे ससुर उसे खुद आवाज लगा लिया करते थे। मुझे उन दोनों पर शक होने लगा था। मैं समझ रही थी कि मैं अपने ससुर को जितना अच्छा समझती थी वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है, और मेरी देवरानी जिसे मैं बहुत सीधी समझती थी वो तो बड़ी ही चालाक निकली। मैंने नोटिस किया था कि जब मेरा देवर अपने ऑफिस चला जाता था वो तभी ससुर जी के कमरे में सफाई करने के लिए जाती थी,
और जिस दिन मेरे देवर की छुट्टी होती थी उस दिन मेरी देवरानी ससुर जी के कमरे में नहीं जाती थी, बल्कि वो छुट्टी वाले दिन अगर किसी काम के लिए घर से बाहर निकलता तो फौरन ही मेरी देवरानी ससुर जी के कमरे में चली जाती और कहती कि सफाई करने के लिए जा रही हूँ। बड़ी ही अजीब बात थी, मेरी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मैं चाहती तो उन दोनों को कटघरे में खड़ा कर सकती थी, लेकिन मेरे पास ऐसा करने के लिए कोई सबूत नहीं था। मुझे डर था कि कहीं जैसा मैं सोच रही हूँ ऐसा अगर सच में हुआ तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। मुझे लगता था कि मेरी देवरानी और मेरे ससुर के बीच कुछ चल रहा है। एक दिन मैंने देखा था कि मेरे ससुर एक छोटी सी पॉलिथीन में कुछ लेकर आए थे और मेरी देवरानी को दिया था। मेरी देवरानी ने खामोशी से उसे अपने पास रख लिया और कमरे में चली गई थी। मैं सोच में पड़ गई थी कि मेरे ससुर ने चोरी चुपके आखिर मेरी देवरानी को ये क्या दिया है। मैंने ये बात जानने की कोशिश भी की और मैं अपनी देवरानी के कमरे में गई कि आखिर मेरे ससुर जी देवरानी के लिए क्या लेकर आए हैं, मगर मुझे कुछ पता ही नहीं चल सका था। मेरी देवरानी बहुत चालाक थी। मेरी नज़र बचते ही वो मेरे ससुर के कमरे में चली जाती थी। अब तो कई दिनों से वो मेरे ससुर को शाम के टाइम पर चाय भी बनाकर देने लगी थी, जबकि मेरे ससुर पहले तो चाय नहीं पीते थे। एक दिन मैंने अपने पति से बात करने की कोशिश की और उनसे कहा कि नीति ससुर जी के काम बड़े ही शौक से करती है। मैंने उसे कई बार मना भी किया है कि मैं उनके काम कर लिया करूंगी, मगर वो मेरी बात मानती ही नहीं है। मेरे पति कहने लगे कि अब तुम्हें नीति से भी प्रॉब्लम होने लगी। पहले तो तुम कहा करती थी कि मुझे घर के सारे काम करने पड़ते हैं और अब कहती हो कि नीति काम करती है तो मुझे करने नहीं देती। मुझे तो तुम्हारी कहानी कभी समझ ही नहीं आती कि आखिर तुम क्या कहना चाहती हो। अपने पति की बात सुनकर तो अचानक मुझे शॉक लगा था, क्योंकि उनकी बातों ने मुझे खामोश कर दिया था। अगले दिन मैंने देखा कि फिर से मेरे ससुर जी खामोशी से एक थैली लेकर आए और उन्होंने मेरी देवरानी को दे दी। मेरी देवरानी उसे लेकर फौरन ही अपने कमरे में चली गई थी। मैं बड़ी ही कंफ्यूज हो रही थी कि आखिर ये क्या बात है। एक दिन मैंने अपनी देवरानी से कहा कि आज मैं ससुर जी के कमरे की सफाई लगा दूंगी, तो मेरी देवरानी कहने लगी कि भाभी, मैंने आपसे कितनी बार मना किया है। जब इस काम की जिम्मेदारी मैं ले चुकी हूँ तो आपको बार बार एक ही बात को दोहराने की जरूरत नहीं है। अपनी देवरानी की बात सुनकर मुझे एकदम से झटका लगा था, क्योंकि उसके तेवर बड़े ही बदले बदले से लग रहे थे। अब मैंने सोच लिया था कि मैं आखिर देखूंगी कि मेरी देवरानी ससुर जी के कमरे के अंदर जाकर करती क्या है। मैं अपने देवर से भी कुछ नहीं कह सकती थी। शादी से पहले कहा तो उसे कोई लड़की पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन उसकी नीति के साथ जब से शादी हुई थी वो अपनी पत्नी का दीवाना बनकर रह गया था। अपनी पत्नी के खिलाफ किसी से भी कोई बात नहीं सुन सकता था। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे। एक दिन मेरे पति और देवर अपने काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाने वाले थे। मेरे ससुर जी, मैं और मेरी देवरानी, हम लोग घर पर ही मौजूद थे। मैंने सोचा कि इससे अच्छा मौका और कोई नहीं हो सकता। मुझे इसी समय में अपनी देवरानी और ससुर की सच्चाई का पता लगाना होगा कि आखिर वो दोनों घंटों घंटों तक कमरे के अंदर क्या करते हैं। सफाई ही की जाती है या फिर कुछ और होता है। मेरे पति और देवर घर से निकल चुके थे। सुबह सुबह का टाइम था। मेरे ससुर तो अभी अपने कमरे में सो रहे थे और मेरी देवरानी अपने कमरे की सफाई लगा रही थी। मैंने देखा कि जैसे ही मेरे ससुर जी सोकर उठे तो मेरी देवरानी उनके कमरे में नाश्ता बनाकर ले गई थी और थोड़ी देर के बाद जब वापस आई तो झाड़ू पोछा भी उठाकर उनके कमरे में ले गई और कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। मैं जानती थी कि वो कमरे का दरवाजा बंद जरूर करेगी, इसलिए मैंने आज खिड़की में ही झांकने का बंदोबस्त किया हुआ था। कल रात में चोरी चुपके अपने ससुर के कमरे के अंदर चली गई थी, क्योंकि मेरे ससुर के कमरे की एक खिड़की थी जो हमेशा कमरे के अंदर से बंद रहती थी। उसे कभी खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। लेकिन मैं कल रात कमरे के अंदर गई और मैंने खिड़की को खामोशी से अंदर से खोलकर कमरे से बाहर से बंद कर दिया था। और इस तरह जैसे ही मेरी देवरानी कमरे के अंदर गई तो मैंने खामोशी से खिड़की को बाहर से खोला और उसके अंदर झांककर देखने लगी। मुझे कमरे के अंदर का नज़ारा खिड़की से साफ नजर आ रहा था कि कमरे के अंदर क्या हो रहा है। पहले तो मेरे ससुर जी ने नाश्ता किया और उसके बाद उन्होंने एक ऐसी शर्मनाक हरकत की जिसे देखकर मेरी आंखें शर्म से झुक गई थी। मेरे ससुर ने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए थे और मैंने देखा कि सारा ध्यान मेरी देवरानी का मेरे ससुर की तरफ था। मेरे ससुर ने अपने कपड़े जैसे ही उतारे तो वो बिस्तर पर बैठ गए थे और मेरी देवरानी को अपने करीब आने का इशारा करने लगे। मेरी देवरानी पीठ फेर कर कुछ कर रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही है। मेरी देवरानी ने कटोरे के अंदर कोई तेल जैसी चीज डाली थी और फिर वो मेरे ससुर के पास चली गई।
मुझे तो उन दोनों को इतने करीब देखकर शर्म आ रही थी। मेरे ससुर ने अपने शरीर पर पहना हुआ एक बनियान जो अभी नहीं उतारा था, सिर्फ ऊपर की शर्ट ही उतारी थी, वो मेरी देवरानी उतारने लगी। मुझे लगा कि उन दोनों के बीच कुछ गलत होने वाला है, इसलिए मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। मगर जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोलकर देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि मेरे ससुर ने अपने बनियान को भी उतार दिया था। और ये देखकर मेरे होश उड़ गए थे कि मेरे ससुर के शरीर के ऊपर के हिस्से में अजीब तरह के छाले हो रहे थे और उनमें से खून भी छनक रहा था। मेरे ससुर के शरीर का ऊपर का हिस्सा बुरी तरह से जख्मी था, जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। मेरी देवरानी ने उस तेल को मेरे ससुर के उन जख्मों पर लगाना शुरू किया और इस तरह उनके जख्मों पर इस तेल को लगाते लगाते मेरी देवरानी काफी थक गई थी और उसे पसीना आने लगा था। न जाने मेरे ससुर को ये क्या हुआ था। मैं तो बहुत ही कंफ्यूज हो रही थी, मगर मुझे इस बात पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि मैं अपनी देवरानी और ससुर के बीच अपने दिमाग में जो गलतफहमी बिठाए बैठी थी वो बहुत गलत थी। मेरी देवरानी मेरे ससुर जी के जख्मों पर जो चीज लगा रही थी, जिनको उसने कटोरे में किया हुआ था। मेरी देवरानी को ये सब कुछ करते करते बहुत देर हो गई। वो काफी बुरी तरह से थक चुकी थी और फिर मेरे ससुर बिस्तर पर लेट गए। मेरी देवरानी सफाई करने के बाद जब कमरे से बाहर निकली तो पसीने में बहुत ज्यादा भीगी हुई थी और उसके चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। मैंने अपनी देवरानी का हाथ पकड़ा और उसे वापस अपने ससुर के कमरे में ले गई थी। आज वो बहुत घबरा गई थी। मेरे ससुर जो बिस्तर पर लेटे हुए थे मुझे अचानक देखकर चौंक गए और उठकर बैठ गए। मेरी देवरानी कहने लगी कि भाभी, आप ससुर जी के कमरे में क्यों आई हो? मैंने कहा, आज मैं तुम्हारी सच्चाई जान चुकी हूँ। उन दोनों के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी, मगर जब मैंने उनके सामने हाथ जोड़े तो वो लोग मुझे देखते ही शॉक्ड रह गए थे। मैंने अपने ससुर जी की तरफ देखा, उनके जख्म बहुत ज्यादा गहरे थे। मैंने कहा कि आपको क्या हुआ है पापा जी, और आपने कभी मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? मैंने कहा, नीति, तुमने भी मुझे इस बारे में कभी बताना ठीक नहीं समझा। मैं तो समझ रही थी कि तुम न जाने क्यों ससुर जी के कमरे के अंदर सफाई करने के बहाने इतनी देर में क्यों निकल कर आती हो, मगर आज मैंने देखा कि तुम ससुर जी के जख्मों पर दवाई लगा रही थी। बताओ मुझे, ये सब कुछ क्या हो रहा है? मेरी बात सुनकर मेरे ससुर ने देवरानी को सर हिलाते हुए कहा कि कुछ मत बताना। फिर मैंने अपने ससुर से कहा कि पापा जी, आप मुझे कुछ नहीं बताएंगे क्या? मैं इस घर की बहू नहीं हूँ। आखिर आपको ये क्या हुआ है? आप किस तरह से जख्मी हुए हो? मेरी देवरानी कहने लगी कि मैं बताती हूँ भाभी आपको। दरअसल मैं एक दिन ससुर जी के कमरे में सफाई करने के लिए आई थी। मैंने देखा कि ससुर जी नहाकर निकले थे और अचानक मुझे अपने कमरे में देखकर घबरा गए, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर के ऊपर के हिस्से में कुछ भी नहीं पहना हुआ था। मैं अपने ससुर जी को देखकर घबरा गई थी, मगर जैसे ही मेरी नजर उनके ऊपर के शरीर पर गई तो मेरे होश उड़ गए थे। दरअसल ससुर जी को ये एलर्जी की बीमारी है और ये एलर्जी उनकी बॉडी में काफी हद तक फैल गई है। मैं ससुर जी की ये सच्चाई जान गई थी, तो मैंने उनसे पूछा भी कि ये सब कुछ क्या हुआ है। पापा जी मुझे कुछ नहीं बता रहे थे, लेकिन मैंने जबरदस्ती उनसे पूछा और कहा कि आप मुझे बताइए कि आपका शरीर इतना जख्मी क्यों हो रहा है। फिर मेरे ज्यादा जिद करने पर पापा जी ने मुझे बताया कि अब तुम मेरी सच्चाई जान गई हो तो मैं तुम्हें बताए देता हूँ। पापा जी के शरीर पर एलर्जी हो गई थी, उनको किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया था। ये सब मम्मी जी के सामने ही हुआ था, मगर पापा जी को एलर्जी बहुत मामूली सी थी। लेकिन जब मम्मी जी की मौत हुई और पापा जी बहुत गम में चले गए, मम्मी जी के मर जाने की वजह से उन्होंने खाना पीना भी ठीक से नहीं किया, जिसकी वजह से उनकी ये बीमारी बढ़ती गई और उनकी ये एलर्जी एक बहुत खतरनाक बीमारी में बदल गई। मेरे दादाजी एक पुराने वैद्य थे और वो आयुर्वेदिक नुस्खे जानते थे, इसलिए अपने दादाजी का अपनाया हुआ एक आयुर्वेदिक नुस्खा मुझे भी याद आ गया। मैंने ससुर जी से कहा कि मैं आपका इलाज कर सकती हूँ। आपकी ये एलर्जी बहुत खतरनाक है। इस एलर्जी में पेशेंट के जख्मों को छूने वाला इंसान भी इसके कांटेक्ट में आ सकता है। यही वजह थी कि पापा जी ने अभी तक अपनी इस बीमारी के बारे में घर पर किसी को भी नहीं बताया था, क्योंकि वो चाहते थे कि उनके कांटेक्ट में कोई ना आए। यही वजह थी कि वो सारा दिन मम्मी जी के गम में अपने आप को कमरे में बंद रखते थे और अपनी बीमारी किसी दूसरे को भी नहीं लगने देना चाहते थे। मैंने ठान लिया था कि मैं पापा जी की ये बीमारी खत्म करके रहूंगी, क्योंकि मुझे एक नुस्खा आता है। मैंने ये जिम्मेदारी ली। ससुर जी मुझे बहुत मना कर रहे थे कि मेरी बीमारी तुम्हें भी लग जाएगी, मगर मैं नहीं मानी और मैंने अपने दादाजी का नुस्खा अपनाया।
थोड़े से जैतून के तेल में फिटकरी पीसकर मिलाने से अगर एलर्जी के जख्मों पर लगाया जाए तो एलर्जी को काफी हद तक सुकून मिलता है और धीरे धीरे एलर्जी ठीक होने लगती है। ससुर जी ने शर्म की वजह से ये बात किसी को नहीं बताई। उन्हें लगता था कि जब घर वालों को पता चलेगा कि उनको एलर्जी हो गई है तो घर वाले उनसे दूर होने की कोशिश करेंगे, इसलिए उन्होंने सबसे दूरी खुद ही बना ली थी। लेकिन वो अपनी इस बीमारी के बारे में किसी को बताना नहीं चाहते थे और इसी वजह से उनका इलाज भी नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से उनकी ये बीमारी इतनी हद तक बढ़ गई थी। लेकिन जब मैंने ससुर जी को बाथरूम से निकलते हुए देखा और मेरी नज़र अचानक उनके शरीर पर गई तो मुझे उसके बारे में सब कुछ पता चल गया था और मैंने फिर उनका इलाज करना शुरू कर दिया। मैं ये बात आपको भी नहीं बताना चाहती थी भाभी, क्योंकि कुछ लोग एलर्जी वाले पेशेंट से बहुत दूर दूर रहते थे। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे ससुर जी को घर में रहते हुए शर्मिंदगी का एहसास हो, इसीलिए मैं कमरे के अंदर अकेले जाकर ससुर जी के वो लेप लगाया करती थी और इस तरह उनको एलर्जी की जलन से सुकून मिलता था। ससुर जी मुझे खामोशी से जैतून का तेल फिटकर लाकर दिया करते थे और फिर मैं इसे खामोशी से अपने कमरे में ले जाती थी। जब मेरा पति नहीं होता था तो मैं कमरे में बैठकर पहले लेप बनाया करती थी और उसके बाद ससुर जी के जख्मों पर लगाती थी और इसको ससुर जी के जख्मों पर लगाने में मुझे कम से कम 1-2 घंटे का टाइम लगता था। यही वजह थी कि मैं बहुत थक जाती थी और उसके बाद मुझे ससुर जी के कमरे की सफाई भी करनी होती थी। मैं समझ गई थी कि आपको मुझ पर धीरे धीरे शक होने लगा है, लेकिन मुझे अपने ससुर जी को ठीक करना था। अब देखिए धीरे धीरे ससुर जी की एलर्जी ठीक हो जाएगी। मैंने पापा जी की तरफ देखते हुए उनसे कहा कि पापा जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आपको मुझे भी इस बारे में बताना चाहिए था। भले ही कुछ एलर्जी ऐसी होती है जिसके पेशेंट से दूर रहना चाहिए, लेकिन आप मेरे ससुर हैं और मेरे पिता समान हैं। अगर मेरे पिता को कोई बीमारी हो तो मैं भी उसको ठीक करने का हल सोचूंगी, ना कि उससे दूर रहूंगी। ससुर जी कहने लगे कि बहू, मैं जानता हूँ कि मेरी गलती है, मगर मैं चाहता हूँ कि तुम इस बारे में किसी को मत बताना। मैं चाहता हूँ कि मैं ठीक हो जाऊँ और इस बारे में किसी को पता न चले, क्योंकि मैं खुद ही अपना इलाज खामोशी से करवा रहा था, मगर मुझे कोई फायदा नहीं था। नीति ने मेरी बहुत मदद की है। मैंने ससुर जी से कहा कि जी आप फिक्र मत कीजिए, किसी को इस बारे में कुछ पता नहीं चलेगा और अब मैं और नीति दोनों मिलकर आपका ख्याल रखेंगे। मैं नीति को लेप बनाकर दिया करती थी और हम दोनों देवरानी जेठानी खुद अपने हाथों से ससुर के जख्मों पर लेप लगाया करते थे। भगवान की कृपा से ससुर जी की एलर्जी हम दोनों को नहीं लगी थी, क्योंकि लेप लगाने के बाद हम लोग अच्छी तरह से अपने हाथ धोते थे। कुछ दिन इसी तरह से हमने अपने ससुर जी के वो लेप लगाया। मेरे ससुर जी धीरे धीरे ठीक हो गए थे और फिर कुछ दिनों बाद मैंने अपने पति और देवर को भी ये बात बता दी थी। उन लोगों को नीति पर गर्व महसूस हुआ था। नीति एक बहुत अच्छी लड़की थी। उसने अपने दादाजी का पुराना नुस्खा आज अपने ससुर पर आजमाया था और वो काम भी आ गया था। मुझे आज भी अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस होती है कि मैं नीति को और अपने ससुर के बीच में कुछ गलत संबंध समझती थी, मगर नीति ने तो एक बहू होने का फर्ज अच्छी तरह से निभाया था और मेरे ससुर की बेटी बनकर दिखाया था। शायद इतना दिमाग तो मैं भी नहीं लगा पाती जितना कि नीति ने लगाया था। अब हम दोनों देवरानी जेठानी मिलकर घर के सारे कामकाज को आसानी से करते हैं। हमारे ससुर अपनी दोनों बहुओं को बेटी समान समझते हैं और हमारे घर में अब काफी हद तक सुकून है, क्योंकि हम दोनों ने गृहस्थी को अच्छी तरह से संभाला हुआ है। मेरे पति और देवर भी मेरे ससुर जी का बहुत ख्याल रखते हैं और उनसे कहते हैं कि अगर आपको अब कोई भी बीमारी हो जाए तो आप हमें बताना, क्योंकि अपनी कोई भी बीमारी घर वालों से छुपानी नहीं चाहिए। घर वालों को अगर आप वक्त पर अपनी बीमारी के बारे में बताएंगे तो आपका इलाज अच्छी तरह से हो सकता है। अगर आपको कोई बीमारी है तो शर्म की वजह से अपनी बीमारी ना छुपाएं, क्योंकि बीमारी इंसान अपने अंदर अपना ख्याल ना रखने से खुद पैदा करता है। कुछ बीमारियां तो जानलेवा भी होती हैं। अगर उनका वक्त पर इलाज ना हो सके तो इंसान अपनी जिंदगी से हाथ भी धो बैठता है। जिंदगी बहुत कीमती है, इसकी अहमियत जानना सीखिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।